नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। चीन पर भारत की महाविजय हुई है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी से ड्रैगन दुबककर भागने पर मजबूर हो गया है। भारत को छेड़ने वाले चीन को यह एहसास हो गया है कि नया हिंदुस्तान उसे घर में घुसकर मारने की ताकत रखता है। लद्दाख की रणभूमि से पीएम मोदी की ललकार के 50 घंटे बाद चीन ने कदम पीछे हटा लिए हैं और इससे दुनिया भर में हिंदुस्तान की ताकत का डंका बज रहा है। भारत का पड़ा डंडा, चीन हो गया ठंडा। हिंदुस्तान का पंच, जिनपिंग की सेना पंचर। दुम दबाकर भागा ड्रैगन। चीन पर हिंदुस्तान की महाविजय। मोदी की ललकार, आर पार के डर से चीन फरार। गलवान घाटी से आखिरकार चीन को पीछे हटना ही पड़ा। टकराव के इलाके से चीन का 2 किलोमीटर तक पीछे जाना हिंदुस्तान की महाविजय है। चीन को समझ में आ गया कि गलवान घाटी के PP-14 के पास टिके रहने से तबाही का महातांडव झेलना होगा। ड्रैगन को समझ में आ गया कि अगर गलवान से नहीं भागे तो फिर काराकोरम की इन चोटियों के नीचे उसकी फौज का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को लद्दाख में LAC के पास पहुंचकर चीन को सीधे सीधे ललकारा था। अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। चीन इससे बुरी तरह दहल गया। 50 घंटे के भीतर उसने अपनी फौज को टकराव के इलाके से वापस बुलाने का फैसला कर लिया। चाइना को इस बार भारत की जो असली ताकत थी उसको आंकने में गलती हुई और मैं समझता हूं कि इसके बाद चाइना अब कभी ये दुस्साहस नहीं करेगा कि वो इस तरह से, जिस तरह से डोकला में किया, यहाँ पे लद्दाख में किया, उसके पहले भी उसने चुमार में, डेप्सांग में 2-3 बार किया है। पिछले 6-7 साल से इस तरह की हरकतें कर रहा है। इस पे अब अंत होना चाहिए। हिमालय की ऊंचाइयों पर हिंदुस्तान का शौर्य देखकर चीन को अपनी बर्बादी करीब दिखी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को समझ में आ गया कि पूर्वी लद्दाख में अगर भारत ने उस पर सीधी स्ट्राइक की तो आर पार की जंग सिर्फ 16,000 फीट की इस ऊंचाई पर ही नहीं होगी। यहां से हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण चीन सागर में भी उसकी पिटाई शुरू हो जाएगी। भारत के समर्थन में अमेरिका और जापान ने अपनी नेवी को मोर्चे पर तैनात कर दिया था। मिसाइलों का मुंह सीधे चीन की तरफ घुमा दिया गया था। चीन ने हिंदुस्तान की ताकत तौलने के लिए सिक्का उछाला था, लेकिन यहां पूरा आसमान ही उसके सिर पर गिरने वाला था। इससे चीन थर्रा उठा।
जब चीन ने खुद भारत के प्रधानमंत्री मोदी को मोर्चे पर खड़ा देखा तो ड्रैगन के होश उड़ गए। जिनपिंग के पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। मोदी ने यहां से चीन को सिर्फ चुनौती ही नहीं दी थी, उन्होंने विस्तारवादी ड्रैगन को दुनिया भर से दादागिरी खत्म करने का अल्टीमेटम दे डाला था। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मोर्चे पर खड़े होकर चीन के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर दिया जिसका आज दुनिया लोहा मान रही है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दक्षिण कोरिया से लेकर ताइवान तक ने चीन के खिलाफ तेवर दिखाए तो चीन अलग थलग पड़ गया। चीन के साथ खड़े दिखे तो सिर्फ पाकिस्तान के पीएम इमरान खान। अगर किसी और के चीन के साथ खड़े होने की संभावना बची तो वो था उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन। बाकी पूरी लोकतांत्रिक दुनिया हिंदुस्तान के साथ खड़ी हो गई। भारत एक मजबूत देश है। भारत की जो नेतृत्व है वो बहुत मजबूत है, सेनाएं मजबूत है, हमारी डिप्लोमेटिक टीम मजबूत है, हमारी इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ है वो भी मजबूत है और हम चीन को हर फील्ड में कंपटीशन दे सकते हैं। उसके साथ हम मुकाबला करने को तैयार हैं। धोखेबाजी चीन की पहचान रही है, इसलिए गलवान में मई के पहले हफ्ते में शुरू हुए टकराव के बाद से आखिर तक भारत ने ड्रैगन की नकेल कसे रखी। 3000 किलोमीटर से भी लंबी LAC के चप्पे चप्पे पर आर पार की तैयारी ने चीन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चीन 2 महीने तक भारत के खिलाफ टकराव के रास्ते पर चलता रहा, लेकिन हिंदुस्तान की गेम चेंजर रणनीति ने उसे झुकने पर मजबूर कर दिया। जो चीन आर पार की बात कर रहा था उसे आखिरकार बातचीत की मेज पर विवाद खत्म होने पर राजी होना पड़ा। चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन भारत के भस्म करने वाले तेवर ने इस बार उसकी हालत पतली कर दी है। वो कोई और हिमाकत से अब पहले 100 बार सोचेगा। गलवान की इस घाटी में चीन की एक बड़ी साजिश दफन हो चुकी है। यहां चारों तरफ गूंज रही है हिंदुस्तान की सेना के शौर्य की हुंकार, जांबाजों की जय जयकार। हिंदुस्तान को युद्ध की धमकी देने वाले चीन को आखिरकार बातचीत की मेज पर विवाद को सुलझाना पड़ा। चीन अपने कदम वापस खींचने को मजबूर हुआ। गलवान घाटी में चीन और भारत के बीच टकराव करीब 2 महीने तक खींचा। 5 मई को यहां पहली बार टकराव हुआ था। चार हफ्ते पहले जब यहां भारतीय जवान पेट्रोलिंग करने पहुंचे तो PP-14 के पास चीनी सैनिकों को जमा देखा। इन्हें भारतीय सैनिकों ने वापस जाने को कहा, लेकिन चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद से यहां दोनों देशों की सेना आमने सामने आ गई। 15 जून को यहां भारतीय जांबाजों पर चीनी जवानों ने धोखे से हमला कर दिया। इसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। 40 से ज्यादा चीनी सैनिक ढेर कर दिए गए, जिसके बाद से भारत चीन के बीच टकराव चरम पर पहुंच गया। इस बीच चीन ने खूब उछल कूद की। लाइट कैमरा एक्शन वाला
फर्जी वॉर वीडियो जारी किया, लेकिन आर पार के नाम से ही हालत खराब हो गई। आखिरकार चीनियों को यहां से हटना पड़ा। भाई विवाद जो शुरू हुआ वो एक रोड को लेकर शुरू हुआ था, दौलत बेग ओल्डी तक, यानी कि दरवॉक से जो दौलत बेग ओल्डी तक जो रोड जा रही थी उसके लिए विवाद शुरू हुआ था। अब उस रोड के कारण क्या था, उसके बाद जब देखिए विवाद होने के बाद 15 जून की घटना के बाद भी हमने बहुत कम समय में हमारी फोर्सेस ने क्या किया, पुल तैयार किया। अभी भी उसमें क्या थी, काफी सारी परियोजनाएं पेंडिंग थी जिन पर काम चल रहा था। तो भारत अब और ज्यादा मुखर होकर क्या करेगा, अपनी सामरिक स्थिति को इस पूरे क्षेत्र में, यानी कि LAC के पास में काराकोरम पास तक, दौलत बेग ओल्डी तक अपनी सामरिक स्थिति को क्या करेगा, बहुत मजबूत करेगा। यहाँ ये समझना जरूरी है कि आए दिन दुनिया भर के देशों से विवाद पैदा करने वाला चीन भारत से क्यों डर गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीन का डर वाला हथियार पूरी तरह से फेल हो गया। चीन से टकराव के पिछले 2 महीने में भारत ने रक्षा के क्षेत्र में बड़ी डील की। कुछ समझौते ऐसे थे जिसने चीन की चूलें हिला दी। रूस ने भारत को जल्द S-400 देने पर भरी हामी। रूस ने चीन की अपील दरकिनार कर भारत को हर हाल में महाबली हथियार देने का ऐलान कर दिया। इसके बाद रूस से भारत की 18,148 करोड़ रुपए की सुखोई और MiG-29 की डील पर बात बनी। रूस ने 12 सुखोई 30 MKI और 21 MiG-29 फाइटर जेट देने पर हामी भर दी। इस बीच भारत के प्रमुख साझीदार फ्रांस ने 27 जुलाई तक 6 राफेल फाइटर जेट भेजने पर लगाई मुहर। जी हां, फ्रांस ने इमरजेंसी में भारत को समय से कुछ पहले ही 6 राफेल फाइटर भेजने पर हामी भर दी। इसका चीन के पास कोई जवाब नहीं था। अमेरिका ने भारत को किया प्रीडेटर ड्रोन देने का ऐलान। अमेरिकी सीनेट में भारत को F-35 और F-22 जेट देने का बिल पास। जो कंबाइंड एक स्ट्रेटजी थी, इकोनॉमिक फील्ड पे भी हमने उनको बायकॉट करने का जब एक शुरुआत की, तो उससे चीन डर गया। उसे समझ में आया कि उसने गलती की है और एक शक्तिशाली, मॉरली स्ट्रांग और पॉलिटिकली मजबूत लीडरशिप के सामने उसने घुटने टेक दिए। हिंदुस्तान इजराइल दोस्ती का नया फायर पावर। बराक 8 से बुरी तरह डरा चीन। इजराइल से इसी बीच खबर आई कि वो भारत को बराक 8 डिफेंस सिस्टम दे सकता है। सतह से हवा में मार करने वाले इस एयर डिफेंस सिस्टम से चीन को धूल चटाई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक इजराइल ने इमरजेंसी की हालत में किसी भी वक्त इस सिस्टम से भारतीय सेना को लैस करने का भरोसा दिया। इजराइल से स्पाइस 2000 बम की डील। इसके बाद इजराइल के साथ भारतीय वायुसेना के लिए एडवांस वर्जन के स्पाइस 2000 बम की डील पर बात बनी। इन लेजर गाइडेड बम के जरिए किसी भी वक्त LAC पार किए बिना चीनी ठिकानों को तबाह किया जा सकता है। गलवान घाटी से
चीनी सेनाओं का मौजूदा पोजीशन से 2 किलोमीटर पीछे जाना एक बहुत अच्छा संकेत है और ये कामयाबी जो हमें हासिल हुई है वो सैनिक अधिकारी और कूटनीतिक स्तर के ऊपर जो बातचीत पिछले 1 हफ्ते से चल रही थी, ये उसका नतीजा है। चीन का डर तब चरम पर पहुंच गया जब पीएम मोदी ने लद्दाख पहुंचकर उसे ललकारा। यहां पीएम मोदी ने 9 घंटे बिताए और इस दौरे का नतीजा सिर्फ 50 घंटे के भीतर सामने आ गया। चीन को आखिरकार घुटने टेकने पड़े। ड्रैगन की हेकड़ी निकल गई, वो गलवान से दुम दबाकर भाग गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अगर आप घर से बाहर निकलने पर मास्क नहीं लगाते हैं तो आपको कोरोना संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है। ये बातें हम नहीं बल्कि सैकड़ों वैज्ञानिक कह रहे हैं। वैज्ञानिकों की नई स्टडी के मुताबिक कोरोना का संक्रमण कोविड पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए बिना भी हो रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत में लॉकडाउन के बाद भी कैसे बढ़ी कोरोना के केस। लॉकडाउन के 2 महीनों में कैसे बढ़ी 2 लाख मामले। कई देशों में लॉकडाउन के बाद भी क्यों नहीं थमा कोरोना। जी हां, ये वो सवाल हैं जिनका सही जवाब अब तक किसी के पास नहीं था। कोई भी ये ठीक दावा नहीं कर सकता था कि भारत में लॉकडाउन के करीब 2 महीनों में कोरोना के मामले 550 से 2 लाख कैसे हो गए। लेकिन अब दुनिया भर के सैकड़ों वैज्ञानिकों ने जो खुलासा किया है, उससे इस सवाल का जवाब मिल गया है कि भारत समेत उन सभी देशों में जहां महीनों लॉकडाउन लागू रहा, वहां कोरोना कैसे फैला। दरअसल कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर के 239 साइंटिस्ट्स ने WHO को खत लिखकर चेतावनी दी है। 32 देशों के इन 239 साइंटिस्ट्स का कहना है कि कोरोना वायरस हवा में भी मौजूद रहता है। WHO को लिखे पत्र में साइंटिस्ट्स ने कहा है कि हवा में मौजूद मामूली कण से भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। पत्र में लिखा गया है कि वैज्ञानिकों को लगता है कि कोरोना वायरस हवा में लंबे वक्त तक रह सकता है और कई मीटर का सफर तय करके आसपास के लोगों को संक्रमित कर सकता है। वैज्ञानिक इस पत्र से जुड़ी बातों को आने वाले वक्त में जर्नल में प्रकाशित करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही ये सनसनीखेज जानकारी मीडिया में लीक हो गई। कोरोना पर इस जानकारी के बाद वैज्ञानिकों ने WHO से कोविड गाइडलाइंस बदलने की मांग की है। पत्र लिखने वाले साइंटिस्ट्स की टीम में शामिल ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की प्रोफेसर लीडिया मोरावस्का ने कहा कि वो इस बात को लेकर 100% आश्वस्त हैं। वैज्ञानिकों के दावे पर भरोसा करें तो बंद कमरे या ऐसी तमाम जगहों पर संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा होगा। ऐसे में स्कूल, दुकान और ऐसे पब्लिक प्लेस पर काम करने के लिए लोगों को पहले से ज्यादा सावधान रहना होगा। बस में यात्रा करना भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि करीब 2 मीटर दूर बैठने पर भी लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। कोरोना संक्रमण के इस नए खुलासे के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि कोरोना का संक्रमण किसी कोविड पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए बिना भी हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि घर से बाहर हर हाल में मास्क लगाएं, क्योंकि हवा में मौजूद कोरोना वायरस आपकी नाक और मुंह के जरिए आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। अभी तक WHO की गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना का संक्रमण कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के कफ या छींकने के दौरान निकले ड्रॉपलेट से ही फैलता है। लेकिन अब वैज्ञानिकों के नए दावे के बाद WHO को अपनी गाइडलाइंस बदलनी पड़ सकती है। जिन जगहों पर बेहतर वेंटिलेशन नहीं है, वहां लोगों को दूर बैठने के बावजूद अनिवार्य रूप से मास्क पहनना पड़ सकता है। ऐसे में जब तक दुनिया से कोरोना का खात्मा न हो जाए, तब तक मास्क लगाने की गाइडलाइन WHO की तरफ से जारी की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब दिल्ली के बाशिंदे ऐतिहासिक स्मारकों की सैर पर भी जा सकेंगे। संस्कृति मंत्रालय के आदेश के बाद दिल्ली के 4 फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस को खोल दिया गया है। इन स्मारकों में घूमने के लिए कोरोना के लिए बने नियमों का पालन करना जरूरी होगा।
देश अनलॉक 2 में कदम रख चुका है। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है, बाजारों में चहल पहल बढ़ रही है और अब ऐतिहासिक स्मारकों को भी पर्यटकों के लिए खोलने की शुरुआत हो गई है। संस्कृति मंत्रालय के आदेश पर दिल्ली में 4 ऐतिहासिक स्मारकों को खोल दिया गया है। खूबसूरती की मिसाल कहे जाने वाले हुमायूं के मकबरे को भी अब पर्यटकों का इंतजार है। लॉकडाउन चला, इसके बाद अनलॉक 2 में ये 4 ऐतिहासिक धरोहर, विश्व धरोहर हैं, उसमें हुमायूं का मकबरा भी है, उनको खोला गया है। हम जैसे जैसे लॉकडाउन हटाया गया, अनलॉकडाउन शुरू हुआ और उसके बाद इन ऐतिहासिक इमारतों को खोला गया। इसके साथ ही पुराना किला को भी खोल दिया गया है। ऐतिहासिक महत्व रखने वाले इस स्मारक को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग रोजाना पहुंचते थे और उम्मीद है कि जल्द ही ये स्मारक फिर से पर्यटकों से गुलजार होगा। जो निर्णय है उसको अच्छा कहा जा सकता है और सरकार का जो रेवेन्यू है वो मिलेगा। लाल किले को भी खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पर कोरोना काल के बाद से ये सारे स्मारक बंद थे और स्मारकों के लिए जो एक गाइडलाइंस जारी की गई है, उस गाइडलाइंस के अनुसार यहाँ पर जो भी आएगा वो ई टिकट के जरिए ही कहीं सीधे तौर पे अंदर में प्रवेश कर सकता है। उसके अलावा साथ ही साथ जब अंदर में आएगा तो उसको बाकायदे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा। स्मारकों में टिकट के साथ ही एंट्री होगी। स्मार्टफोन के जरिए कोड स्कैन कर टिकट खरीदे जा सकेंगे। पर्यटकों की थर्मल स्क्रीनिंग भी कराई जाएगी। साथ ही पर्यटकों की संख्या भी अभी सीमित रखी जाएगी। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और बिना मास्क के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।